सबसे पहले बात आते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पे। अब यह कोशिका झिल्ली के बारे में कहा जाता है कि यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या फिर इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो दोनों चीजें इसको बोला जाता है, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, दोनों चीजें इसको बोला जाता है। अब इसका काम क्या है, कैसे बनता है, क्या कार्य करता है, इस पर नजर डालते हैं। कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका का एक आवरण है, किसी भी कोशिका की एक बाउंड्री है, किसी भी सेल की एक बाउंड्री है जो इसको एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एक इसके निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने की कोशिश करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। यह किस चीज से बना होता है? यह बना होता है लिपिड एवं प्रोटीन से। लिपिड को हम फैट के रूप में भी जानते हैं। तो फैट और प्रोटीन या लिपिड और प्रोटीन से बनता है हमारा प्लाज्मा झिल्ली। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किस चीज से बनी हुई होती है। दो ही चीज के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कोशिका भित्ति के बारे में कि किस चीज से बना है, और एक प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कि किस चीज से बना है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है हमारा लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनेगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि किससे बना हुआ है। अब इसको बोला गया कि यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है या सेलेक्टिव परमेबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो इसका मतलब क्या होता है यह समझते हैं। मान लो जैसे कोई पौधा है, जो जलीय पौधे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हर एक कोशिका को पानी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। अब जो कोशिका जल में ही है, जलीय पौधों की कोशिका है, तो उसके चारों तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। अगर पानी बहुत ज्यादा आ जाए कोशिका के अंदर में, तो क्या कोशिका सही ढंग से काम कर पाएगी? तो अब यहां पे यह जो मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, इस झिल्ली से सभी चीजें आ जा सकती हैं, लेकिन किस मात्रा में आएगी इसका चयन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कितना पानी अंदर आएगा, कितना पानी हम रोक देंगे। यानी पानी को किस लिमिट के बाद, जल को किस लिमिट के बाद हमें रोकना है, इसका फैसला करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि यह पूरा डिटरमाइन करेगी कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा। यह चीज पूरा डिसाइड करेगी। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है जिसमें आर पार चीजें जा सकती है तो कुछ भी चली जाए या कुछ भी उससे बाहर निकल जाए। वह पूरा सेलेक्ट करेगी कि हां, अगर कोशिका में कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल है, तो उसको बाहर निकाला जाए। और कोशिका में बाहर से कुछ सामग्रियों को लाना है, जैसे बाहर से मान लो कोई भी पोषक तत्व है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, अगर उनको लाना है तो उसको अलाउ करना कि वह कोशिका के अंदर आए। और कोशिका में जो मौजूद अपशिष्ट पदार्थ है, या हो सकता है कि कोशिकांग कुछ जो है वह खराब हो गए हों, कोशिकांग कुछ जो है वह खराब हो चुके हैं, उन्हीं को बाहर निकालना है। तो इन सभी का डिसीजन कौन लेगा? वो होगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह खुद का जो इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, उसको परिवर्तित कर सकता है। जैसी जरूरत हो उसके अनुसार उसमें परिवर्तन भी लाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा गोलाकार ही होगा। यह सेल के जरूरत के अनुसार अपने शेप एंड साइज को चेंज करता रहता है। तो इसके भी एक खास एबिलिटी है कि अपने शेप एंड साइज को चेंज करेगा, अपने आकार को, आकृति को परिवर्तित करने में सक्षम होता है। ऑफ कोर्स ये अकेले नहीं करेगा। कभी ऐसा नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद से ही कुछ कर ले। सेल में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वह जेनेटिक मटेरियल के अनुसार ही, यानी कि उसका जो कंट्रोल सेंटर होगा, जो आनुवांशिक सामग्री होगी, वही इसको कंट्रोल करती है, वही प्लाज्मा को निर्देशित करेगी, लेकिन फिर काम जो है वह प्लाज्मा करेगी। ठीक है, तो ये मेन चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि एक ऐसा आवरण जो चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य प्रदान करता है।
कोशिका की जरूरतों के अनुसार अपने आकार में परिवर्तन लाता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ये तो हमारी पहली बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यह सभी कोशिकाओं में मौजूद होगा, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक यूनिट है कि हर कोशिका में होगा ही होगा, किसी में नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर हम उसको जीवित कोशिका नहीं मानेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट है कोशिका द्रव्य। क्या आखिर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म आखिर है क्या? कोशिका द्रव्य को ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म किसी भी कोशिका या कोशिका द्रव्य, द्रव्य का मतलब है एक फ्लूइड यानी कि एक द्रव्य पदार्थ। तो कोशिका के अंदर का एक द्रव्य पदार्थ है जिसमें कई सारे और कोशिकांग यानी कोशिका के घटक, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इस कोशिका द्रव्य का काम क्या है? अब मान लो मेम्ब्रेन तो एक लेयर हो गया, लेकिन जो कोई भी कोशिका है एक लेयर हो गया, एक परत हो गई जो हमारी मेम्ब्रेन हो गई। अब मान लो बैलून है, आप सिंपली सोचो बैलून जो आप लेकर आते हो, बैलून के ऊपर की एक परत होती है, तो क्या सिर्फ उस परत से बैलून अलग अलग आकार ले सकता है या उसके अंदर कुछ फिल करना होता है, कुछ भरना होता है? आप पानी भर दो और किसी को बैलून मारो या फिर आप उसमें हवा भरो, तो यानी कुछ ना कुछ तो उसके अंदर में होना ही चाहिए, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या कुछ भी आप भरो, कुछ तो मौजूद होना चाहिए, तभी उसका एक शेप आएगा। तो किसी भी कोशिका को एक आकार देने के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार तत्व है वह है हमारा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ही इसको एक सपोर्ट देता है, एक सहारा देता है जिसके अनुसार अलग अलग आकार या आकृति होगी। तो पहला तो काम यह हो गया कि किसी भी कोशिका को एक निश्चित आकार देना, यह इसका काम हो गया। दूसरा, अब मान लो कोई कोशिका है, हमारे शरीर के अंदर में जो अलग अलग अंग हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहला तो एक मुख्य माध्यम क्या है उनके जुड़ने का? मुख्यतः किस चीज से जुड़े होते हैं? हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वह एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? मैं हड्डियों की बात नहीं कर रहा हूं कि मांसपेशियों से जुड़े हुए हैं। शरीर के सभी अंग, जैसे हृदय जो है वह किडनी से या लंग से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? हमारा हृदय फेफड़े से या किडनी से कैसे जुड़ा हुआ है? रक्त के माध्यम से, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। ऐसा नहीं कि वो कोई एक पाइप अलग अलग बनाकर रखे हुए हैं, रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग जुड़े होते हैं। हमारे शरीर के अनेक अंगों के बीच में जो भी लेन देन होता है वह रक्त के माध्यम से ही होता है। अधिकतर जो लेन देन है वह रक्त के माध्यम से होगा। दो तरीके की संरचनाएं होती हैं, एक तो रक्त वाहिकाओं की, दूसरा हमारे न्यूरॉन सेल्स की, जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं वो। यही दोनों हमारे पूरे शरीर में सभी अंगों के साथ जुड़ी होती हैं, एक रक्त वाली, एक तंत्रिका तंत्र वाली। तो इनके थ्रू ही सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तंत्रिका तंत्र से सभी मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं और मस्तिष्क हर एक अंग से जुड़ा हुआ है, और हर एक अंग जो है वह एक दूसरे से ब्लड से जुड़ा हुआ है, रक्त से जुड़ा हुआ है, रक्त वाहिकाओं से जुड़ा हुआ है। सेल के अंदर में तो रक्त वाहिकाएं नहीं होंगी। मान लो जब हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन हमारे जो उदर है, जो पेट है उसमें गया, उसके बाद आंतड़ियों में गया, उसका पाचन हुआ, उसके बाद भोजन पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का। ब्लड जो है, रक्त जो है वो भोजन को पहुंचाएगा। कोशिका के अंदर में कौन पहुंचाएगा? वो तो बाहर से आएगी। कोशिका के अंदर में अलग अलग अंग हैं, साइटोप्लाज्म, बिल्कुल। तो जो हमारा कोशिका द्रव्य है इसका एक मेन काम क्या है कि वह सभी अंगकों के बीच में, कोशिकांगों के बीच में जो भी लेन देन है उस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। कोशिकांग जो है एक अर्ध जो फ्लूइड है, अर्ध तरल पदार्थ है, इसके माध्यम से ही हर एक पदार्थों का लेन देन कोशिका के अंदर में संभव हो सकता है। तो दो काम हमने देखे, पहला देखा आकार देना, दूसरा जो पदार्थों का लेन देन है वह इसके माध्यम से हो सकता है। तीसरी चीज
इसी कोशिका पदार्थ में कुछ आनुवांशिक सामग्रियां भी मौजूद होंगे, जिनका अलग अलग काम आता है, जो हम लोग आगे भी देखेंगे कि आनुवांशिक सामग्रियों में डीएनए आरएनए क्या क्या काम करता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। बट इसके अंदर में कुछ ना कुछ आनुवांशिक सामग्रियां भी मौजूद होंगी और साथ में कई सारे कोशिकांग मौजूद होंगे जो अलग अलग कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो कोशिका द्रव में हमने 4 चीजें देखी। पहले कोशिका को एक आकार देना, कोशिका में जो पदार्थ है उनका लेन देन करना, कोशिका के कुछ आनुवांशिक सामग्री इसमें मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ अनेकों कोशिकांग जो यहां मौजूद होंगे और अलग अलग कार्यों को करने में सक्षम होंगे। तो ये 4 चीजें कोशिकांग में हमने देखी। अब इसके बाद आती है जेनेटिक सामग्री, आनुवांशिक सामग्री। अब ये आनुवांशिक सामग्री के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे, बट एक बेसिक चीज जान लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। लेकिन पहले एक बेसिक जानते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, जो भी कोशिकाएं हैं उनका हर एक चीज निर्धारित होता है आनुवांशिक सामग्री से। हर एक चीज, उनकी आकार क्या है, उनकी आकृति क्या है, उसमें क्या कोशिकांग होंगे, कोशिकांग क्या काम करेंगे, कोशिका का विभाजन कब होगा, हर एक गतिविधि, हर एक चीज जो कोशिका में संभव है, वह सभी चीजें इन्हीं आनुवांशिक सामग्रियों के आधार पर तय होती है। यह कोशिका को पहले के बारे में भी बताता है कि पास्ट में, भूतकाल में इसी प्रकार की कोशिकाओं के साथ क्या क्या हुआ है। यानी कि आप देखते होंगे ना, जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे लो कि आपके घरों में मच्छर आते होंगे, ठीक है, आते हैं या नहीं, ठीक है। तो जो मच्छर आते हैं उसमें आपने एक चीज कॉमन देखा होगा कि कुछ दिनों तक आपने मान लो मॉस्क्यूटो कॉइल जला दिया, कोई मॉर्टिन या कुछ भी गुड नाइट जलाया, एक समय के बाद उसी मॉर्टिन कॉइल पे आपको मच्छर बैठा हुआ मिलेगा। यह भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो मच्छर है, वह जो मॉस्क्यूटो है, वह समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसमें एक इवोल्यूशन आ रहा है, वह उस गंध के अनुसार अपने आप को बदल पाने में सक्षम होता है। तो क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि जो नए मच्छर आए हैं उनको मालूम है कि पहले ऐसी परेशानी होती थी और उसके कारण वह इवॉल्व होते गए, धीरे धीरे उनमें उत्पत्ति होती गई। तो ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि कोशिकाओं में जो जेनेटिक सामग्री होती है वह पास्ट में आए हुए प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी देती है और उसके अनुसार धीरे धीरे बदलते हैं। हम सभी वैक्सीन्स लेते हैं, तो क्या बचपन में जो हमारे पास कोशिका थी वो आज भी है या वो चेंज हो गई होगी? चेंज हो गई होगी, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में अगर मान लेते हैं कि पोलियो का वैक्सीन लिया हुआ है तो पोलियो की बीमारी होने की चांसेस कम होती है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल से अगले सेल में वह जानकारी चली जाती है, एक सेल से दूसरे सेल में वह जानकारी चली जाती है। तो ये जो आनुवांशिक सामग्री है, जो जेनेटिक सामग्री है, वह जो हमारा पास्ट है, जो भूत है, उसका लेखा जोखा भी रखता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, किसी भी कोशिका की क्या आकृति, क्या आकार होगा, यह भी बताएगा। कोशिका में अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कतें आती है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यह भी बताता है। तो आनुवांशिक सामग्री सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उससे आगे का जो रूपरेखा है वही नहीं, हर एक चीज डिसाइड होती है। कोशिका कोई भी एक्शन करेगी, सिर्फ कोशिका अगर भोजन ही ग्रहण करती है तो भोजन भी इसलिए ग्रहण करती है क्योंकि जो आनुवांशिक सामग्री है उसके द्वारा ऐसा निर्देश होता है। तो आप इसको बोल सकते हो कि यह कोशिका का ब्रेन है, कोशिका का ब्रेन है जिसको पास्ट से लेकर प्रेजेंट की सभी चीजों के बारे में मालूम है। ज्योतिष भले ही ना हो, लेकिन पास्ट का मालूम है, प्रेजेंट में क्या करना है यह भी मालूम है। तो इसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक सामग्री। अब यह जो आनुवांशिक सामग्री है वह दो तरीके से मौजूद हो सकती है। कुछ कोशिकाओं में यह आनुवांशिक सामग्री एक आवरण के द्वारा ढकी हुई होती है, जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें कोशिका में जो जेनेटिक सामग्री है, जो आनुवांशिक सामग्री है, उसकी मात्रा भी काफी अधिक होती है। वह काफी कॉम्प्लेक्स, काफी ज्यादा डेंस, काफी
एक तरीके से सघन रूप में मौजूद होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जहां पे कोई केंद्रीय झिल्ली नहीं होगी, कोई आवरण नहीं होगा, या सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में मौजूद होगी, मात्रा भी कम होगी। तो सबसे पहले जो कोशिकाएं आई होंगी जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसको बोला जाता है, अलग अलग मानते हैं लोग, लेकिन लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो, लगभग 2 खरब साल पहले जब पहली कोशिका आई होगी, 2.3, 2.6 अलग अलग माना जाता है, लगभग 2 खरब साल पहले जब पहली कोशिका आई होगी, तो वह आई होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें एक केंद्र, जो हमारी आनुवांशिक सामग्री है उसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं है, कोई उसकी बाउंड्री नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में मौजूद है, मात्रा भी कम है। और इस प्रकार के जो हमारे जीव थे वह थे प्रोकैरियोटिक। पर धीरे धीरे जैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, आने वाले समय में ऐसा हुआ कि यह कोशिका झिल्ली, जो आनुवांशिक सामग्री है वह और ज्यादा सघन होती गई, और ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ती गई, और धीरे धीरे इसके चारों तरफ एक आवरण भी आया, और फिर नए प्रकार के कोशिकाएं बनी जिनका नाम पड़ा यूकैरियोटिक कोशिका।